भारत के विशाल मैदान और तटीय मैदानों में ये कृषि की जाती है। जो भारत का जो मुख्य रूप से जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, उन क्षेत्रों में भारत का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान और तटीय मैदानी जो क्षेत्र है, पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं। तो उत्तर भारत में तो किसका, गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जबकि दक्षिणी भारत में चावल का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में मानव श्रम का प्रयोग क्या होता है, ज्यादा होता है, मानव श्रम ज्यादा लगती है। अब वर्तमान में क्या होने लगा है कि अब मशीनों का प्रयोग बढ़ गया, यानी तकनीकी का प्रयोग ज्यादा करने लगे। इस कारण से गैर निर्भर कृषि में फसल आवर्तन भी किया जाता है। फसल बदल बदल कर परिवर्तित करके अपन फसल भी बोते हैं, फसल आवर्तन। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ये प्रचलित है। फसल प्रधानता के आधार पर हम दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो चावल प्रधान गैर निर्वहन कृषि, एक गेहूं प्रधान गैर निर्वहन कृषि। ये कृषि जो चावल वाली कृषि है वो कौन कौन से क्षेत्रों में करते हैं? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल बोए जाते हैं, या उर्वरक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और मुख्य उत्पादकों में पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय मैदानी जो भाग है, उन भागों में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र में चावल जो है वो अधिकतर बोया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में चावल मुख्य फसल है, जिसकी वर्ष में अब एक ही वर्ष में 2 या 3 फसल उत्पादित की जाती है। एक ही वर्ष में 2 से 3 बार फसल बोई जाती है, यानी एक फसल को टाइम जो लगता है वो 4 महीने में एक फसल तैयार हो जाती है। तो 12 महीने में 3 फसलें भी ले, कई क्षेत्रों में 2, कई क्षेत्रों में 3 फसलें भी ली जाती है। ओके बेटा। गेहूं प्रधान गैर निर्वहन कृषि, सभी के पास आवाज आ रही है? ये जो कृषि है अपन बात कर रहे हैं गेहूं, उत्तर भारत में ये कृषि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग, प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी भाग है उन क्षेत्रों में ज्यादा होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण चावल के स्थान पर क्या बोया जाता है, गेहूं। तो चावल को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है गेहूं की अपेक्षा। कपास, ज्वार, बाजरा, दालें आदि फसलें भी इस क्षेत्र में उगाई जाती है। जहाँ सिंचाई के साधन विकसित है, वहाँ व्यापारिक अन्न उत्पादन विकसित हो गया है। व्यापारिक यानी अन्न उत्पादन, यानी खाद्यान्न जो फसल है उसको व्यापारिक स्तर पर बोया जाता है, ज्यादा मात्रा में उत्पादित की जाती है। जैसे गेहूं का उत्पादन एक तो खाद्यान्न के रूप में केवल खाने योग्य, और एक व्यापारिक दृष्टि से उस फसल को बोया जाता है ताकि ज्यादा उत्पादन करके हम उसको बेच सके। इसमें भी आज धीरे धीरे मशीनों, उर्वरकों और फसल आवर्तन का विशेष रूप से प्रयोग होने लग गया है। तो ये दो है गैर निर्वाह कृषि में, चावल प्रधान और गेहूं प्रधान कृषि। नेक्स्ट आती है व्यापारिक कृषि। नाम से ही पता चल रहा है कि यानी ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है, ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जिसमें व्यापार के माध्यम से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। जो व्यापारिक कृषि के अंतर्गत निर्यात की दृष्टि से अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है। परिवहन, यातायात और संचार के साधनों के विकास के साथ साथ निर्भरता भी बढ़ी है। इस प्रकार की कृषि में कई फसलों के स्थान पर भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल, यानी अपनी जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है उसके अनुकूल एक ही फसल का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात से आय में अधिक वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। एक ही फसल बोते हैं लेकिन उसको ज्यादा मात्रा में बोते हैं, और उसका उत्पादन बढ़ाने के तरीके अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक ही फसल बोई जाती है लेकिन उसका उत्पादन ज्यादा लिया जाता है। इस प्रकार की कृषि का प्रचलन, यानी व्यापारिक कृषि कौन कौन से, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, केरल, इन राज्यों में व्यापारिक कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आर्द्र एवं शुष्क कृषि। आर्द्र कृषि, आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ फसलों के लिए आवश्यक मात्रा में या उससे भी अधिक वर्षा होती है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। सामान्यतः इन क्षेत्रों में वर्षा, आर्द्र जो कृषि है उसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे मध्य गंगा की मध्यवर्ती घाटी, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी भाग एवं तटीय आर्द्र क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। दोनों अलग अलग है, ये आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि। आर्द्र कृषि वाला जो क्षेत्र है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, और शुष्क कृषि वाला जो क्षेत्र है वहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। इन क्षेत्रों में वर्ष में 2 या कहीं कहीं 3 फसलें तक प्राप्त की जाती है, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी जहाँ पर 2 फसलें, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पर 3 फसलें भी ली जाती है एक वर्ष में। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो भाग है वो कैसा है, या इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, तो इसको आर्द्र कृषि भूमि के नाम से अपन जानते हैं। शुष्क कृषि भूमि
यहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी होने के कारण यहाँ पर ऐसी फसलों को बोते हैं जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है। शुष्क कृषि भारत के उन क्षेत्रों में की जाती है जब वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। साथ ही सिंचाई की सुविधाओं का भी वहाँ पर अभाव पाया जाता है। कृषि की इस पद्धति में उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, जैसे फुहारा विधि के द्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर यानी बूंद बूंद सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ना फव्वारा द्वारा, उसके बाद बूंद बूंद सिंचाई जैसी पद्धतियों को अपना करके वहाँ पे कम जल में ज्यादा सिंचाई की जाती है। इस कृषि में उन्हीं फसलों को बोया जाता है जिनमें शुष्कता सहन कर सकती है, यानी जिसमें पानी की आवश्यकता कम रहती है। जिसमें पानी की आवश्यकता कम रहती है तो ऐसी फसलें इसमें बोई जाती है, जैसे गेहूं, जो ज्वार, बाजरा, चना, कपास आदि शुष्क कृषि की फसलें जो कम पानी में भी इस फसलों का उत्पादन हो जाता है। शुष्क कृषि की प्रमुख विशेषता, इस कृषि की विशेषताएं देखते हैं अपन, क्या विशेषताएं होती है। तो ये वर्षा से पहले खेत जोत दिए जाते हैं, यानी वर्षा जब होती है उससे पहले क्या होती है, खेत को तैयार कर देते हैं ताकि भूमि नम बनी रहे, नर्म यानी उसमें नमी बनी रहे। नमी को रोके रखने के लिए क्या किया जाता है, इनको समय समय पर जोतने का कार्य किया जाता है। जोतना सभी जानते हैं ना, खेत जोतने का काम, खेतों की अकाई बुआई करना, हल निकालना, कुल निकालना, तो वो चीजें होती है खेतों की जुताई, तो समय पर की जाती है ताकि उसकी जो नमी है वो बनी रहे। प्रत्येक वर्षा के बाद जब वर्षा होती है तो उसके बाद गहरी जुताई की जाती है ताकि वो जो नमी है वो स्थायी बनी रहे, ताकि वर्षा का जल भूमि के अंदर ना जा सके और वो जो मिट्टी है उसमें नमी की मात्रा वैसे की वैसी बनी रह जाए। वर्षा के जल को नियंत्रित करने के लिए भूमि पर क्या बनाते हैं, मेड़ बनाकर कई भागों में बांटकर व्यर्थ बहने वाले पानी को रोक लिया जाता है। जोती हुई भूमि में नमी सुरक्षित रखने के लिए सूखी मिट्टी की एक परत बिछा दी जाती है ताकि ऊपर से जो तापमान है उस तापमान से उसकी जो नमी है वो कम नहीं हो और बनी रहे। जल का दुरुपयोग रोकने के लिए अनावश्यक वनस्पति को क्या कर दिया जाता है, जो अनावश्यक वनस्पति जो होती है उसको अपन खेत में से निकाल देते हैं ताकि जो वनस्पति है उसको का अवशोषण कम हो। इसमें शुष्कता को सहन करने वाली फसलों को ही उगाया जाता है। शुष्कता यानी कुछ समय अगर वर्षा नहीं भी होती है, जल नहीं भी मिलता है, तब भी उन फसलों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े, तो ऐसी फसलें इस क्षेत्र में बोई जाती है। भारत में इस प्रकार की जो कृषि है कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है, उत्तर प्रदेश, अरावली के पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वाले जो राज्य है, इन राज्यों में क्योंकि वर्षा की मात्रा कम होती है जिस कारण से इस प्रकार की शुष्क कृषि है वो इन क्षेत्रों में की जाती है। भारत में शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय कहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। भारत में शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय रांची झारखंड में स्थापित है। ये भारत के शुष्क क्षेत्रों की जलवायु, प्राकृतिक दशा और बीजों का उचित चयन करके शुष्क क्षेत्रों हेतु कृषि की योजनाएं बनाता है। इसका काम क्या होता है कि शुष्क जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में कौन सी फसल बोई जाए और कौन सी फसल का उत्पादन ज्यादा हो सकता है, तो ऐसी योजनाओं बनाने का काम कौन करता है, कृषि अनुसंधान कार्यालय रांची। ये भारत का कृषि अनुसंधान कार्यालय मुख्य कार्यालय कहाँ पे, रांची झारखंड में स्थित है। तो ये इसके बाद में अपन बात करें गहन और विस्तीर्ण कृषि। गहन कृषि, भारत में शताब्दियों से गहन कृषि का प्रचलन रहा है जो देश के अधिकांश भागों में की जाती है। इसके अंतर्गत कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन का उद्देश्य, क्षेत्रफल कम होता है, भूमि कम होती है और उत्पादन ज्यादा रहता है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है, आबादी का अधिक होना, सघन आबादी और कृषि भूमि की लगातार कमी होने के कारण इस प्रकार की कृषि लगातार की जा रही है। इस कृषि की जो विशेषता है वो विशेषताएं क्या है, इस कृषि में क्या है, गहन कृषि क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में भूमि लगातार कम होती जा रही है। जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के अनुपात में भूमि जो है उसका बंटवारा होते होते वो कम मात्रा में, ये अपन बात कर, ये भूमि कम कैसे हो रही है, पहले एक ही व्यक्ति के पास 10 बीघा भूमि थी, 4 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर भूमि थी, उसके 4 संतान है तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, नहीं उसकी जो जोत है वो जोत क्या हो गई, छोटी हो गई। प्रति हेक्टेयर भूमि में खेती हर श्रमिकों की संख्या क्या हो रहती है, छोटे खेत में भी श्रमिक यानी काम करने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई। वर्ष में एक से अधिक फसलें इस क्षेत्र में उगाई जाती है, वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। इसमें फसल चक्रण, अभी फसल चक्रण का क्या रीजन होता है, फसल चक्रण फसलों को बदल बदल कर बोने का क्या रीजन होता है, भूमि की उपजाऊपन की क्षमता को बनाए रखने के लिए फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है।
फसल चक्रण अपनाने से क्या होती है, भूमि की उर्वरकता जो होती है वो बनी रहती है। पांचवा जो पॉइंट है, भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक होने से, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका भार कहाँ पड़ रहा है, भूमि पर। तो जनसंख्या का भार अधिक होने से सीमित भूमि से, सीमित यानी छोटे खेतों से भी अधिक पैदावार लेने का प्रयास किया जाता है। गहन कृषि में पूंजी निवेश और यांत्रिक उपयोग की अपेक्षा किसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, मानव श्रम की प्रधानता ज्यादा होती है। यानी मानवीय श्रम इसमें ज्यादा प्रयोग में किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो होते हैं परिवार में व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है, इस कारण से वो स्वयं क्या करते हैं, इसके माध्यम से श्रम करते हैं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए, पूंजी की आवश्यकता होती है, और इन क्षेत्रों में वाले छोटे जो किसान होते हैं उनके पास पूंजी का अभाव पाया जाता है। उत्तर भारत के अधिकांश भागों में गहन कृषि की जाती है, क्योंकि उत्तर भारत में ही वर्षा क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तर भारत में ये कृषि ज्यादा मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट आती है विस्तीर्ण कृषि। विस्तीर्ण कृषि उन देशों में की जाती है जहां जनसंख्या के अनुपात में, अब जनसंख्या कम हो और भूमि अधिक हो, तो वहां पर कौन सी कृषि की जाती है, विस्तीर्ण कृषि। जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो और भूमि कम हो तो वहां पर कौन सी कृषि, गहन कृषि। इसको याद रखना है, जनसंख्या अधिक और भूमि कम, तो यहाँ पर कौन सी, गहन कृषि। और जनसंख्या कम और भूमि अगर अधिक हो तो वहां पर विस्तीर्ण कृषि, यानी एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा विस्तारित रूप में कृषि होती है उस क्षेत्र में। तो जनसंख्या के अनुपात में भूमि अधिक होती है तो उन क्षेत्रों में विस्तीर्ण कृषि की जाती है, इसलिए खेतों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। जहाँ कृषि कार्य करने के लिए बड़ी मशीनों और यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता, अब वहां पर क्या होती है, यहाँ पर तो अपन देखते हैं गहन कृषि के अंतर्गत व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है तो मानव श्रम ज्यादा प्रधान, मानव श्रम की ज्यादा आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता कम होती है। लेकिन विस्तीर्ण कृषि के अंतर्गत मानव कम होते हैं, जनसंख्या कम है, इस कारण से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग या बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है या उपकरणों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। जहाँ कृषि कार्य करने के लिए बड़ी मशीनों और यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, अतः कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त विशेषताओं वाली कृषि को क्या कहा जाता है, विस्तीर्ण कृषि के नाम से जानते हैं। भारत में जनसंख्या की अपेक्षा भूमि कम है तथा पारिवारिक बंटवारे में भूमि का निरंतर क्या हो रहा है, विभाजन उप विभाजन होते रहने से खेतों का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है, जिनमें गहन खेती की जाती है। इन छोटे और बिखरे खेतों में लागत ज्यादा आ जाती है। अभी लागत का आपको कल बताया था कि पहले क्या होते थे, एक बड़ा खेत है उसमें, अभी वर्तमान में कोई किसी के पास बड़ा खेत है तो वो एक ही ट्रैक्टर जाएगा और उसमें वो जोत के आता है। लेकिन अगर इसके 4 हिस्से 8 हिस्से हो गए तो इसमें अलग अलग बारी बारी से जाएंगे तो उसकी लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लागत बढ़ गई वर्तमान में और उत्पादन कम हो गया है। बिक्री खेतों में लागत अधिक और उत्पादन कम होता जा रहा है। इसे निपटने के लिए चकबंदी योजना प्रारंभ की गई सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत 4.5 से 5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या की गई, चकबंदी, यानी एक उसकी एक बाउंड्री वॉल बना दी गई। 5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी की जा रही है, ताकि उस क्षेत्र में क्या है, जो वर्षा कम होती है तो वहां का पानी उसी क्षेत्र में प्रयोग किया जा सके। इस योजना में बिखरे हुए खेतों को मिलाकर क्या करते हैं, कौन सी योजना में, चकबंदी योजना के अंतर्गत। इसमें क्या किया जाता है, इन इस योजना में बिखरे हुए खेतों को मिलाकर चक बना देते हैं, यानी एक छोटे छोटे बीच में खेत है और इन सभी खेतों को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र बना दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप खेतों की देखभाल में क्या हो जाती है, आसानी रहती है और सिंचाई करने में भी सुविधा होती है। इसे ये जो तरीका है कहाँ पर ज्यादा अपनाया जाता है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चकबंदी का कार्य है। आज किसानों के पास छोटे छोटे जो खेत है उनमें सबको प्रत्येक को अलग अलग कार्य करना पड़ता है, तो उसके स्थान पर क्या किया, पूरे क्षेत्र में एक मेड़बंदी या तारबंदी कर दी, जिसके माध्यम से इस खेतों की सुरक्षा क्या है, एक साथ हो जाती है। सिंचाई सुविधाओं के लिए आसानी से यहाँ पर सारे कार्य किए जा सकते हैं, तो सभी को बारी बारी से यहाँ पर दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 3 ऐसे राज्य, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जहाँ पर ये कार्य पूर्ण हो चुका है। इन राज्यों के अधिकांश भागों में यांत्रिक आधार पर विस्तीर्ण कृषि की जा रही है। यांत्रिक यानी मशीनों के माध्यम से इन बड़े क्षेत्रों पर विस्तीर्ण कृषि का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और अन्य राज्यों में भी कार्य प्रगति पर है, जैसे राजस्थान का राजस्थान नहर का सिंचित क्षेत्र इस कृषि का। अब इसमें देखो राजस्थान का, राजस्थान नहर का है, जो इंदिरा गांधी नहर है उससे निकाली हुई जो है राजस्थान नहर, जो कौन से क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों को सिंचित करने का काम करती है। तो उस क्षेत्र में भूमि अधिक है और जनसंख्या कम है, तो इस कारण से राजस्थान नहर का सिंचित क्षेत्र विस्तीर्ण कृषि का ही एक भाग है।
तो ये विस्तीर्ण कृषि हो गई, दोनों को याद रखना, गहन कृषि, विस्तीर्ण कृषि। और विस्तीर्ण कृषि की अपन जो बात की इसके बाद में आती है उद्यान कृषि। व्यापारिक कृषि में उद्यान कृषि एक ऐसी सघन कृषि है। अब ये भी क्या है, एक व्यापारिक कृषि है, जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, व्यापार के लिए ही इस कृषि का प्रयोग, इस कृषि में उत्पादन करता है। इसमें किसका उत्पादन करता है, फल फूलों का, सब्जियों का, इनका उत्पादन ज्यादा किया जाता है इसमें। व्यापारिक कृषि में उद्यान कृषि एक ऐसी सघन कृषि है जिसमें बहुत उच्च स्तर का विशेषीकरण होता है और जो अधिकतर छोटे पैमाने पर की जाती है। डे डेयरी उद्योग के समान उद्यान कृषि भी संसार के नगरीय बाजारों के द्वारा साग सब्जियों और फलों की मांग के कारण क्या होती जा रही है, इन चीजों की जितनी डिमांड होती है उतनी ज्यादा मात्रा में इस कृषि का उत्पादन ज्यादा होता है। तो इसमें भूमि के छोटे जो क्षेत्रफल है, छोटे क्षेत्रफल से भी भोजन की बहुत बड़ी मात्रा क्या कर ली जाती है, उत्पन्न कर ली जाती है। क्षेत्रफल कम होने के बावजूद भी फल फूल और सब्जियों का उत्पादन यहाँ पर कर लिया जाता है, तो एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी जनसंख्या की पूर्ति इसके माध्यम से होती है। उद्यान कृषि के उपभेद। अब इस उद्यान कृषि के भी कुछ उपभेद है, कौन कौन से, इन्होंने कृषि के 6 उपभेद बताए, यानी इस कृषि को, उद्यान कृषि को 6 भागों में बांटा है। बाजार के समीप सब्जी उत्पादन, ट्रक कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग, पुष्प कृषि, पादप नर्सरी और व्यापारिक फलोद्यान। ये 6 भाग ऐसे हैं जिसके माध्यम अपन देखते हैं बाजार के समीप क्या करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं और बाजार में उसका आवश्यकता ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो वहीं पर बेच दिया जाता है। ट्रक कृषि में क्या होता है, बड़े बड़े जो औद्योगिक नगर होते हैं, शहर होते हैं, उनके आसपास वाली जो भूमि होती है उसमें सब्जी का उत्पादन किया जाता है और समय पर ट्रकों में भर करके उसको मंडी तक पहुंचाने का काम भी इसके माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस फार्मिंग, यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग अपन देखते ही है कि कभी भी किसी भी सब्जी का उत्पादन इसके माध्यम से किया जा सकता है। तभी तो अपन देखते हैं कि सब्जी का सीजन नहीं होता, वो सब्जियां भी हर समय तैयार हमें उपलब्ध मिल जाती है। पुष्प कृषि यानी पुष्प फूलों की खेती। पादप नर्सरी यानी नए नए जो पौधे हैं उन पौधों के लिए अपने कई बार नर्सरियां देखते हैं, तो नर्सरियों के माध्यम से भी ये भी एक क्या है, इसी का उप प्रकार है। और व्यापारिक फलोद्यान, व्यापारिक दृष्टि से फलों का उत्पादन करना। इसमें सब्जी उत्पादन, ट्रक कृषि और व्यापारिक फलोद्यान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आज वर्तमान में सबसे ज्यादा ट्रक कृषि, व्यापारिक फलोद्यान और सब्जी, इन तीनों का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। भारत में प्रमुख बागवानी फसलें। अब इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। 2013-14 के अनुसार भारत में सबसे अधिक फलों का उत्पादन कहाँ पे किया गया, तमिलनाडु। मसाले उत्पादन में प्रथम, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, भारत में सर्वाधिक फलों का उत्पादन 2013-14 के अनुसार तमिलनाडु, मसाले उत्पादन में प्रथम था गुजरात, फलों के उत्पादन में महाराष्ट्र और सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। वर्ष 2004-5 से 2014-15 के बीच बागवानी फसलों की उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई, 34% की। 2004 से लेकर के 14-15 यानी 10 वर्षों में इन इस दशक के अंतर्गत 34% उत्पादन ज्यादा होने लगा। 2004-5 में बागवानी फसलों का उत्पादन 167 मिलियन टन था, जो 2014-15 में बढ़कर के 283 मिलियन टन हो गया। तो ये 34% का उत्पादन ज्यादा होने लगा इसमें। अब ये जैविक कृषि तो अपने चैप्टर से हटा ही दिया था वैसे भी। ठीक है बेटा, ये अपने इतना ही था इसमें, कृषि के प्रकार और कृषि का अर्थ वाला जो चैप्टर है ये इतना तो उसमें दिया हुआ है। बाकी जैविक कृषि और रासायनिक कृषि को इसमें से हटा दिया है अपने चैप्टर, तो उसको आप टाइम मिले तो एक बार पढ़ जरूर लेना। अब नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो कौन सा, यस बेटा, गहन कृषि देख दो बार। ये वाली गहन कृषि को इन्होंने दो भागों में बांटा है। यहाँ पर जहाँ पर एक ही फसल का उत्पादन ज्यादा मात्रा में किया जाता है तो वो गहन कृषि कहलाती है। एक ही फसल अधिक मात्रा में उत्पादित करना, एक वर्ष में 2 या 3 बार उसका उत्पादन करना, वो गहन निर्वाह कृषि की श्रेणी में आता है। अब अपने संपूर्ण भारत को दो भागों में इन्होंने बांटा है गहन निर्वाह कृषि में, चावल प्रधान गहन निर्वाह और गेहूं प्रधान। तो उत्तर भारत में गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है और दक्षिणी भारत में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन चावल का उत्पादन दक्षिणी भारत में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, जबकि उत्तर भारत में जो वर्षा है वो कम होने के कारण यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो गहन निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है, वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन एक ही क्षेत्र पर, ये एक ही खेत है
4 महीने में एक फसल जैसे ही कंप्लीट होती है तो दूसरी फसल की तैयारी कर ली जाती है। फिर दूसरी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 से 3 फसलें भी ली जाती है और कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर तो 1 से अधिक फसलों का उत्पादन गैर निर्वाह की कृषि या गैर निर्वाह कृषि की श्रेणी में आता है। ठीक है? और कोई? अब नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो कौन सा, वो बता देना। मैं देखता हूँ आज। ये तो इतना ही, इसमें तो कृषि के प्रकार आ गए ना, महत्वपूर्ण कृषि का अर्थ आ गया, कृषि के प्रकार आ गए। अब रासायनिक कृषि और जैविक कृषि जो है उनको छोड़ो, उनको नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो कौन सा दिया हुआ है अपने सिलेबस में? हाँ, तो उद्योग वाले को पढ़ के आना है अब कल। पहले एडवांस में पढ़ लेना उसको, ऐसा नहीं यहाँ पढ़ने के बाद में फिर पढ़ते हो आप। हाँ, तो उद्योग वाले चैप्टर को पढ़ लेना ढंग से, और फिर कल उसको वही सेम टाइम है अपना 2 बजे स्टार्ट करेंगे।